आप इस साल अलग क्या करेंगे कि ताकि आपका स्कोर जंप करे। बिना फोन और बिना किसी कांटेक्ट के खुद से बात करके पता लगाएं कि आपके प्रिपरेशन में कमी कहां कहां रह गई थी। ऐसा नहीं है कि एमबीबीएस नहीं हुआ तो आपकी जिंदगी खुशनुमा नहीं हो सकती है। अगर आप एक पेशेंस का मूड रख करके थोड़ा कूल माइंड से आगे बढ़ेंगे तो आप पाएंगे कई बार कि लाइफ में जो बुरा भी होता है उसके पीछे कुछ अच्छा छुपा होता है। अभी से रिसर्च करना शुरू करें और खासकर इन 3 चीजों पे रिसर्च करें। इस बार नीट यूजी का पेपर ऑफ कोर्स इतना ज्यादा टफ था कि हम में से कई सारे लोग जो प्रिपरेशन किए थे वो भी अच्छे मार्क्स अपने उम्मीद के हिसाब से नहीं ला पाए। और अब इस परेशानी के दौर में मैं आपके उस गम को हल्का करने आया हूं, आपको ये बता करके कि आपको अब यूजी के रिजल्ट हो जाने के बाद कौन सी 5 गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं नेक्स्ट ईयर अब दूंगा नीट यूजी, तो एक बिल्कुल ही तुरंत जंप ना कर लें। पहले आप रुक करके एक स्ट्रक्चर प्लान बनाएं कि आपको करना क्या है। जैसे स्ट्रक्चर प्लान में सबसे पहला तो ये सवाल आप अपने आप से बिना फोन और बिना किसी कांटेक्ट के खुद से बात करके पता लगाएं कि आपके प्रिपरेशन में कमी कहां कहां रह गई थी, कौन से सब्जेक्ट कौन से एरिया वीक थे और अब आप उसको कैसे इंप्रूव करेंगे। जैसे मान लीजिए आपका फिजिक्स का कई एरिया वीक रह गया था, तो आप कुछ ऐसे बुक्स कुछ ऐसी वीडियोस देखें या खोजें जो उस एरिया की गलती को ठीक कर रहे हो, उस एरिया में डिटेल्ड में आपको सिंप्लीफाई करके समझा रहे हैं ताकि वापस से आप उन एरियाज में फंस के कम स्कोर ना करें। और दूसरी बात आप ये भी देखें कि आप इस साल अलग क्या करेंगे कि ताकि आपका स्कोर जंप करे, है ना। जैसे मान लीजिए आपने पिछले साल पढ़ने में टाइम ज्यादा लगाया, प्रैक्टिस कम किया, तो आपको चाहिए क्या कि आप थोड़े प्रैक्टिस में टाइम बढ़ाएं, टफ टॉपिक्स को इग्नोर ना करें। और एक बात जरूर है कि जिससे अगले साल तैयारी करोगे, इसके पहले आप खुद से यह सवाल पूछें कि क्या आप बुरी तरह से थक चुके हो। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हैं, मेरी खुद की अपनी एक रिलेटिव हैं, कजिन सिस्टर हैं, जिनसे मैंने बोला कि क्या आप तैयारी करोगे, तो उन्होंने कहा कि मैं परेशान हो गई हूं, अब एक ही चीज को बार बार पढ़ते हुए मैं अब नहीं पढ़ना चाह रही हूं। तो इस तरह का क्लियर मैसेज जब आप अपने पेरेंट्स को देते हैं तो वो भी आपके मेंटल कंडीशन को समझते हैं और आप पे प्रेशर देना कम करते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आप पढ़ने के मूड में अब बिल्कुल नहीं है, थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, तो ये मैसेज को क्लियरली कम्युनिकेट करिए और अपने अल्टरनेटिव ऑप्शंस को देखिए। ऐसा नहीं है कि एमबीबीएस नहीं हुआ तो आपकी जिंदगी खुशनुमा नहीं हो सकती है। आप अच्छे रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, इंडिया से बाहर से एमबीबीएस कर सकते हैं। ग्रेजुएशंस में कई सारे कोर्सेस हैं जो आप ले सकते हैं। आयुर्वेद, होम्योपैथी और दूसरे कोर्सेस में भी अगर आप मन लगा के पढ़ेंगे तो वहां भी आपने खुद ही देखा होगा अपने एरिया में कि उन एरियाज के डॉक्टर्स भी लाखों करोड़ों कमाते हैं। तो जिंदगी की ये बस एक शुरुआत है अभी, और आप हमेशा अगर नहीं कर पा रहे हैं तो खुल के पेरेंट्स को बोलें अपनी बात और दूसरे ऑप्शंस को देखें। बट अगर आप प्रिपरेशन करने के मूड में आ चुके हैं तो अपना स्ट्रक्चर प्लान बैठ के 2-3 दिन टाइम लेके बनाएं और फिर उसको फॉलो करें। साथ ही दूसरी बात नहीं करनी है आपको कि पैनिक नहीं करना है बहुत ज्यादा कि अब क्या होगा, क्योंकि हमेशा विकास देवकीर्ति सर का एक बहुत अच्छा फेमस लाइन है कि क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। अगर आप एक पेशेंस का मूड रख करके थोड़ा कूल माइंड से आगे बढ़ेंगे तो आप पाएंगे कई बार कि लाइफ में जो बुरा भी होता है उसके पीछे कुछ अच्छा छुपा होता है। आगे चल के आपको ये बात पता चलेगी। तो पैनिक ना करो, लाइफ एंड नहीं हुई है। और अपने रैंक को दूसरों से कंपेयर या पिछले साल के रैंक से, मार्क्स से कंपेयर मत करो। देखो आपको ही पता है पिछले साल 720 रैंक पे तो कितने सारे फर्स्ट रैंकर्स आ गए थे। तो पिछले साल जो 700 पे रैंक उठी थी वो इस साल नहीं होने वाली है। इस साल अगर आपको समझना है कि किस रैंक पे कहां सीट मिलेगी, तो मेरे हिसाब से आप 2024 की काउंसलिंग और रैंक वाले पार्ट को ना देख करके, वीडियोस को ना देख करके 2023 में क्या हुआ था वो देखें। तो उससे आपको और सही क्लैरिटी मिलेगी कि इस मार्क्स पे कहां रैंक और किस कॉलेज में मिलेगा, वो थोड़ा बेटर बताएगा। क्योंकि पिछले साल तो बहुत ज्यादा मार्क्स आया था और उस हिसाब से इस साल मार्क्स कम है, तो रैंक डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल वैसा एग्जैक्टली नहीं होने वाला है जो पिछले साल हुआ था। दूसरी बात यह है कि कभी कभी हम लोग बहुत ज्यादा इस बात पे ध्यान देने लग जाते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, और कई अपने आप को हम कई बार उनके हिसाब से डिसीजन ले लेते हैं। जैसे मुझे अभी भी याद है कि जब मैं खुद प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरा 3 साल ड्रॉप ईयर हुआ था और मेरे खुद के रिलेटिव्स, मामा जी और ये लोग कहने लगे थे कि बेटा
क्यों इस पे टाइम वेस्ट कर रहे हो, इससे अच्छा बीएससी कर लो और ये कर लो। और जब भी कोई पूछता था कि ये फेल, ये रुक गए, अब क्या करोगे, तो मैं हमेशा ये बोलता था कि मैं अच्छा हुआ फेल हो गया, क्योंकि अगर पास होता तो इस बार कोई पीछे का रैंक या पीछे का कॉलेज मिलता, इससे अच्छा मैं फेल हुआ हूं, ताकि मैं अगली साल पूरी तैयारी करके दूंगा और एम्स फोड़ूंगा। फोड़ा नहीं मैंने एम्स, एमबीबीएस तो मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया, यूजी, पीजी मैंने एम्स से किया, लेकिन एटलीस्ट ये बोल देने से वो शांत भी हो जाते हैं। और आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर मुझे पढ़ने में मन है तो मैं फोड़ सकता हूं। और ये बात आप बोलें और अपने रिलेटिव्स की बात, मुंह को चुप कराएं, है ना, उनकी बातों को अपने ऊपर असर ना करने दें। साथ ही कई बार हम लोग ऐसे ऐसे चीजों पे ब्लेम करने लग जाते हैं अपने खराब रिजल्ट को, जो हमारे कंट्रोल से बाहर है। जैसे कुछ बच्चे, मेरे कुछ दोस्त, या एक बार मैं भी ऐसा था कि ब्लेम करता था कि कोटा में तो इतने कम मार्क्स पे इतना अच्छा रैंक मिल गया, कोटा वाले तो ये इस रैंक पे उठा लेते हैं, उनके चलते मुझे सीट नहीं मिल रही। तो इस तरह की बकवास बातें ना करें, क्योंकि आपको सिर्फ एक सीट चाहिए और वो एक सीट हमेशा होती है। आप अगर निगेटिव चीजों की ओर सोचेंगे जो आप बदल नहीं सकते हैं, तो उससे आपकी एनर्जी ही लॉस्ट होती है। तो ब्लेम करके कोई फायदा नहीं है। अगर आपको तैयारी करना है तो अपनी एनर्जी को कंजर्व करें, रादर देन कि उनको उन चीजों पे वेस्ट करें जो आप नहीं बदल पा रहे हैं। दूसरी बात कि आप अगर थोड़े से भी अच्छे मार्क्स, 300 से ऊपर मार्क्स लाए हैं या 250 से भी ऊपर लाए हैं, तो आई थिंक आपको अब काउंसलिंग के लिए अपने आप को रेडी कर लेना चाहिए। ये ना सोचें कि अभी काउंसलिंग में बहुत टाइम है। अभी से रिसर्च करना शुरू करें, और खासकर इन 3 चीजों पे रिसर्च करें कि आपको अपने स्टेट में कितना डोमिसाइल का बेनिफिट मिलेगा, कितने रैंक पे क्या सीट मिलेगी। दूसरी बात की ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ ट्रेंड 2023 का क्या था, है ना, क्योंकि 24 का तो बहुत ही उल्टा पुल्टा था। और दूसरा कि अपने चॉइसेस को स्मार्टली फिल करना शुरू करें, और कॉलेजेस के ऑप्शंस क्या लेने हैं आपको, डीम्ड कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, किस ब्रांच में क्या लेना है, इसको क्लैरिटी से एक बार डिसाइड कर ले, ताकि जब काउंसलिंग होने का टाइम आए तो आप उस टाइम कंफ्यूज ना रहें, उस टाइम आपका डिसीजन स्मार्ट हो, चॉइसेस आप स्मार्टली भरें। साथ ही साथ चौथी बात जो आपको नहीं करना चाहिए वो ये कि हम लोग डर के मारे टफ टॉपिक्स को और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से, खासकर फिजिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से भागते हैं। जैसे मुझे याद है मैं खुद भागता था, और इसीलिए मेरे पहली बार जब मैंने दिया था तो 50 में से सिर्फ 12 मार्क्स आए थे फिजिक्स में। बट फिर अगले 2 साल जो मेरा ड्रॉप ईयर हुआ था, उसमें मैंने इतने फिजिक्स डेली बनाए और कुछ ऐसे जगह से बुक्स, और उस टाइम तो वीडियोस होते नहीं थे, तो बुक्स वगैरह लेके पढ़ा, जिससे मेरे फिजिक्स में ऐसा हो गया था कि 50 में से या तो 49 आएगा या तो 50 आएगा। फिजिक्स एक ऐसा एरिया है जिसमें आप 100% श्योर होते हैं, उसमें कोई गेस नहीं है। केमिस्ट्री बायो में फिर भी गेस है, बाद में भी गलत हो सकता है। फिजिक्स में अगर आंसर आ गया तो आ गया। तो अगर आप डेली प्रैक्टिस फिजिक्स के करेंगे, डेली प्रैक्टिस हार्ड टॉपिक्स के करेंगे, तो ही जाकर के आपके मार्क्स सिग्निफिकेंटली बढ़ेंगे, वरना आप फिर से वही रह जाएंगे जहां हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बहुत टफ नहीं है, उसके जो कुछ फॉर्मूलेज हैं, मेरे फादर ने कहा था कि उसको एक जगह लिख लो सारे इक्वेशंस को, और उसको रोज रात में एक बार रिवाइज कर लिया करो। तो आई थिंक कुछ 80s इक्वेशंस थे, उसको रोज रिवाइज करने से मेरा पूरा ऑर्गेनिक और केमिस्ट्री का पार्ट स्ट्रांग हुआ था। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अपने टफ टॉपिक्स, टफ एरियाज को आइडेंटिफाई करके एक फिक्स टाइम दे करके रोज उसको क्लियर करें, और कुछ प्रैक्टिस फिजिक्स के रोज करें। ये आपके स्कोर को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा सकता है। और 5वीं और आखिरी बात कि कभी भी रैंडम एडवाइस जो आप फोन पे या अपने दोस्तें, नेबर आपको दे रहे हैं, उनसे इन्फ्लुएंस ना हो, उनकी बातों पे ज्यादा ध्यान ना दें। लोग तो कुछ भी कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप अपने आप से पूछें कि आपको आपकी जिंदगी में क्या चाहिए, क्या आप प्रिपरेशन करने की एनर्जी रखते हैं, क्या आपको मन लग रहा है, और अगर इसका आंसर यस आ रहा है तो फिर दुनिया जाए भाड़ में और आप फोड़ करके तैयारी में लग जाओ। उसके लिए आपको करना क्या है कि पहले तो ये कि कोई भी जो एडवाइस है वो आप तभी लें जब वो जेन्युइन मेंटर्स हों या सीनियर्स हों, ऐसे लोग हों जिन्होंने या तो खुद क्वालिफाई कर लिया है या तो कई सालों से बच्चों को गाइड कर रहे हैं। जो नए मेंटर्स हैं या कोई भी एडवाइस जो दे रहा है, कोई मैंने एक एडवाइस देगा कि आयुर्वेदा एमबीबीएस से बेटर, इस तरह के भी एडवाइस लोग दे देते हैं, है ना। तो इस तरह के एडवाइसेस जो अनरिलायबल सोर्सेस से, उनको ना देखें। स्टेट और नेशनल वेबसाइट्स को फॉलो करें, और कभी भी रिलेटिव्स के ओपिनियंस और नेबर्स के ओपिनियन को डोमिनेट ना होने दें।
मैं खुद भी जब 2 बार ड्रॉप ईयर हुआ था तो मुझे याद है कंफ्यूज था, पापा जी से गया बोलने की पापा रिजल्ट नहीं हुआ। मैंने 2-3 दिन तो छुपाया था, फिर पता चला था उनको। और पापा ने पूछा क्या करोगे बेटा आप फिर अगर फेल हुए हो तो मैंने बोला कि पापा अब मैं सोच रहा हूँ बीएससी ज्वाइन कर लूँ। तो उन्होंने बोला अब ठीक है बेटा ज्वाइन कर लो, लेकिन बीएससी ज्वाइन करके क्या करोगे? तो मैंने बोला मैं फिर अगले साल फिर से एमबीबीएस दूंगा। तो उन्होंने बोला अगर दोगे अगले साल एमबीबीएस तो हो जाएगा क्या? मैंने बोला हाँ 95% चांस है कि हो जाएगा। तो पापा जी ने बोला मान लो बेटा अगले साल भी नहीं हुआ, फिर क्या करोगे? तो मैंने बोला मैं फिर से एक बार तैयारी करके नीट एग्जाम दूंगा। उस टाइम नीट एग्जाम दूंगा एक बार और, यानी बीएससी के 2 साल तक मैं नीट देते रहूंगा, दूसरे साल भी दूंगा। तो पापा ने बोला उस साल हो जाएगा? मैंने बोला हाँ पापा जी लिख के दे सकता हूं गारंटी कि अगर मैं अभी से 2 साल और तैयारी करूंगा तो लिख के दे सकता हूं कि हो जाएगा। तो मेरे पिताजी ने मुझसे कंधे पे हाथ रख के बोला कि बेटा तुम्हारा होगा कि नहीं मेडिकल में ये शायद तुम्हें ना पता हो, लेकिन मैं तुम पे पूरा भरोसा है, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारा जरूर होगा। अगर तुम 2 साल बीएससी तक भी नीट दोगे और 2 साल बाद निकाल ही लोगे तो ये बताओ क्या 2 साल के बीएससी का कोई फायदा होगा? मैंने बोला 2 साल के बीएससी का कोई फायदा नहीं है। तो फिर बेटा 2 नाव पे चढ़ने की गलती ना करो, एक रास्ता बनाओ, एक लक्ष्य बनाओ और मन लगा के लग जाओ, मुझे पूरा यकीन है तुम्हारा जरूर होगा। तो मैं चाहूंगा कि ये वीडियो आप अपने पेरेंट्स को भी दिखाएं। अगर वो आप में केवल कमी दिखा करके आपको, क्योंकि पेरेंट्स कमी क्यों दिखाते हैं आप में, उनको लगता है वो कमी दिखाएंगे तो आप में आग लगेगी और आप ज्यादा पढ़ेंगे। ये भी उनका आपको के लिए भला करने का तरीका है कि वो आपको डांटते हैं या कमी दिखाते हैं। उनके हर्ट में देखिए, दिल में झांक के देखिए। दिल में सिर्फ सारे पेरेंट्स एक ही चीज चाहते हैं कि उनका बच्चा जिंदगी में खुश रहे। वो आपको बार बार पढ़ने के लिए भी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर आप पढ़ लोगे तो जिंदगी में आप आगे कमाओगे, अच्छा खुश रहोगे, इसलिए वो प्रेशर दे रहे हैं। उनका इमोशन देखो, वर्ड पे ध्यान मत दो। और अपने पेरेंट्स को ये समझाओ कि आपके सपोर्ट अगर मुझे मिलेगा तो मैं आग लगा दूंगा। आप मेरे से भरोसा बनाए रखें, सपोर्ट बनाए रखें। और आई होप कि पेरेंट्स के भी भरोसे सपोर्ट के साथ साथ आपको खुद पे भी भरोसा सपोर्ट होना चाहिए, है ना। तो ये बात मेरे पिताजी ने कहा था, जिसके चलते फिर मैं अगले साल एमबीबीएस के एंट्रेंस निकाला और एक साथ 2-4 जगह निकाला, बट अलीगढ़ में ज्वाइन किया। फिर मुझे भी याद है जब मैं ऊपर गया तो मम्मी रो रही थी। मम्मी ने बोला बेटा बस एक अब निकाल दो बेटा, अब बहुत हुआ, है ना। तो वो जो पेरेंट्स का सपोर्ट है वो ऑफ कोर्स हमारे लिए एक कैटलिस्ट का काम करता है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपके पेरेंट्स आपसे कुछ हार्ड बोल रहे हैं, कुछ डांट दिया है आपको, तो उससे अपने कॉन्फिडेंस को कम मत करो, क्योंकि उनके डांट के पीछे उनकी गलती नहीं है। उनके पेरेंट्स ने उनको डांट डांट के पढ़ाया था तो वो आपको डांट रहे हैं। उनके डांट के पीछे छुपे हुए प्यार को देखो और उनसे प्यार करके देखो। आपको उनके प्यार करने से उनकी दुआएं मिलेंगी और आप और आगे बढ़ोगे। साथ में मेरा एक ये भी मानना है कि अपने अंदर छुपे नेचर की एनर्जी को इग्नोर ना करो। सुबह किसी ना किसी के आगे झुक के आशीर्वाद लेके तैयारी में लगो। कुछ नहीं, किसी पे भरोसा नहीं हो तो एटलीस्ट माँ के आगे झुक के तो तैयारी कर ही सकते हैं, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली उनसे आए हैं। और इससे आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है कि मैं अकेला नहीं हूं इस लड़ाई में, मेरे साथ नेचर की एनर्जी साथ में है ना। और फिर आप जोश के साथ लगते हो और आगे आप अपनी जिंदगी को बेहतर कर सकते हो। हर बार एक और नया मौका होता है जिंदगी में। आप कभी ये ना सोचें कि रिजल्ट आपको डिफाइन करता है। नहीं, आपका रिजल्ट नहीं होने का कई रीजन हो सकता है आप कहीं और इंटरेस्टेड हो, पढ़ाई में इंटरेस्ट ना हो। तो आप जिस समय इंटरेस्ट ले आएंगे आप अच्छा कर जाएंगे। मेमोरी अच्छी है हमारी, क्योंकि अगर मेमोरी अच्छी नहीं होती तो हमें बचपन में देखी हुई पिक्चर अभी तक याद नहीं होती। प्रॉब्लम मेमोरी की नहीं है, प्रॉब्लम इंटरेस्ट की है। आपने भी सुना होगा कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। मतलब किसी ने एक बेइज्जती की रही और आपके अंदर आग लग गई और आपने अचानक से एग्जाम फोड़ दिया। क्यों? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मेमोरी बहुत अच्छी थी आपकी पहले से ही, आपका इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई में, और जब आपकी बेइज्जती हुई तो इंटरेस्ट आया, और इंटरेस्ट आया तो आपने फोड़ डाला। तो कभी भी आप अगर पढ़ाई से प्यार कर लें, इंटरेस्ट ले आएं, तो आप बेहतरीन रिजल्ट उसी टाइम दे सकते हैं। इस पे हमेशा यकीन रखें। और मुझे इसी पे सुल्तान मूवी की एक बात याद आ रही है कि वो सलमान खान से कहता था कि बेटा जिंदगी में नाम कमाने खातिर बेइज्जती करानी भी बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आपकी बेइज्जती होती है तो आग लगती है और फिर आप ज्यादा अच्छा करते हो। तो बेइज्जती को गलत ना समझो, उसको आप एक सपोर्टिव एलिमेंट समझो और अपने अंदर आग लगा के मिसाइल बन के ऊपर उड़ जाओ। तो आई होप कि आप अपनी जिंदगी में पॉजिटिव रहेंगे और जो भी सिचुएशन आएगी उसको हंस के ना सही, कम से कम
अंदर की स्माइल के साथ फेस करके आगे बढ़ेंगे और असली सुल्तान बन के निकलेंगे। तो इसी के साथ मैं चाहूँगा कि हम लोग इस सेशन को एंड करें। लेकिन अगर आपको कभी कोई ऐसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम फील हो रही है जिसको आप नहीं डील कर पा रहे हो, या बहुत परेशान हो, या कोई दिक्कत है, तो आप हमेशा मुझे बता सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि एक दोस्त, एक बड़े भाई की तरह आपकी बात को सुनूं और आपसे सलाह मांगूं। क्योंकि कई बार मैं अगर सुनता हूं ना केवल आपकी प्रॉब्लम, और फिर पूछता हूं कि क्या करें, तो आप ही बता देते हो कि क्या करें, है ना। तो उपाय हमेशा हमारे अंदर छुपा है, बस हमें खुद से बात करने की जरूरत है। सारे रास्ते निकल आते हैं, बस अंदर की आवाज को सुनना जरूरी है। ठीक है, तो मिलते हैं। हasta la vista, तस्वीदानिया। थैंक यू सो मच, बाय बाय।